18वीं शताब्दी, साल 1743। इंग्लैंड के दिल में बसे छोटे से गांव वॉर्मली में एक आदमी गुपचुप तरीके से मेहनत कर रहा था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बस कुछ ही सालों में शुरू होने वाला था और यह बंदा कुछ ऐसी खोज करने जा रहा था जो मेटलर्जी की दुनिया में रेवोल्यूशन लाने वाला था। यह ना सोना था ना सिल्वर, लेकिन ये एक ऐसी मेटल थी जो अपने आप में अनमोल थी, इतनी एल्यूसिव कि इसकी खोज से दुनिया का रूप बदलने वाला था। रात के अंधेरे में एक मंद रोशनी वाले वर्कशॉप के अंदर भट्टी से चिंगारियां उड़ रही थीं। हवा में जलते मेटल और पसीने और बेचैनी की गंध थी। इस मिस्टिकल मेटल को वो अपनी इमॉर्टैलिटी की चाबी मान रहा था। उसका नाम साइंस और इनोवेशन के हिस्ट्री में हमेशा हमेशा के लिए लिखा जाने वाला था। पर उसे क्या पता था, उसका सपना एक तूफान को जन्म देगा। एक ठंडी स्प्रिंग सीजन की सुबह वो ब्रिटिश पेटेंट कोर्ट में आत्मविश्वास से भरा हुआ दाखिल हुआ। हाथों में रिसर्च पेपर, सीना गर्व से तना हुआ। उसने अपना दावा पेश किया। इस अद्भुत मेटल को उसके मेटल ऑर से एक्सट्रैक्ट करने की एक रेवोल्यूशनरी प्रोसेस। उसने इसे अपनी डिस्कवरी, अपनी ब्रेक थ्रू कहा। कुछ पल के लिए कोर्ट रूम में पिन ड्रॉप साइलेंस छा गया। जज ध्यान से सुनने लगे। यह प्रेजेंटेशन सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड ही नहीं बल्कि हाईली अप्रिशिएबल लग रहा था। लेकिन तभी फुसफुसाहट शुरू हो गई। कमरे में एक हलचल सी उठी, जैसे किसी आने वाले तूफान की पहली गर्जना। फेमिलियर इजंट इट? एक जज ने धीरे से कहा। दूसरे ने कागज पलटते हुए अपनी आईब्राउज और गहरी कर ली। अचानक गैवल की गूंज हुई। मुख्य जज ने आवाज उठाई, मिस्टर चैंपियन, क्या आप जानते हैं कि जिस प्रोसेस का आप वर्णन कर रहे हैं वो भारत में राजस्थान के झावर माइंस में सदियों से उपयोग में है? कमरा स्तब्ध हो गया। विलियम चैंपियन हक्का बक्का रह गया। उसका आत्मविश्वास ठंडे पसीने में बदल गया। यह कोई इनोवेशन नहीं था, यह प्लेजियरिज्म था। कोर्ट ने यह तुरंत घोषित कर दिया और जैसे जैसे धोखे की परतें हटने लगीं, एक सच्चाई सामने आई। एक ऐसी सच्चाई जिसने यूरोपियन मेटलर्जी के गर्व को हिलाकर रख दिया। वो प्रोसेस, वो फर्नेसेस, वो मेटल और एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स, सब कुछ जो विलियम चैंपियन ने अपना बताया था, असल में भारत की प्राचीन ब्रिलियंस की इनहेरिटेंस थी। राजस्थान की तपती माइंस में सदियों पहले परफेक्टेड की गई एक प्रोसेस। ब्रिटिश कोर्ट ने विलियम चैंपियन का पेटेंट रिजेक्ट कर दिया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। नहीं, एम्बिशन और शायद डेस्परेशन से प्रेरित होकर चैंपियन ने डिजाइन में बदलाव किए, अपने प्लान को रीवर्क किया और इवेंचुअली एक टेक्निकल लूप होल के जरिए अपना पेटेंट हासिल कर लिया। लेकिन इतिहास ने वो याद रखा जो वो छिपाना चाहता था, उस टेक्नोलॉजी की असली रूट्स। एक ऐसी सिविलाइजेशन की हेरिटेज जिसने वेस्टर्न इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से बहुत पहले इस एनिग्मेटिक मेटल को एक्सट्रैक्ट करने और प्यूरिफाई करने की कला में एक्सपर्टीज हासिल कर ली थी। और वो मेटल कौन सी थी जिसने प्लेजरिज्म को इंस्पायर किया, ग्लोबल क्यूरियोसिटी को भड़काया और प्राचीन भारतीय मेटलर्जी की ब्रिलियंस को सामने लाया? वो थी जिंक, एक शाइनिंग व्हाइट मेटल जिसने सदियों पहले सिविलाइजेशंस को बदल दिया, उस समय से भी बहुत पहले जब बाकी दुनिया इसकी पावर को समझ भी नहीं पाई थी। लॉर्ड जीसस के जन्म से भी हजारों साल पहले। स्वागत है जिंक की अनटोल्ड स्टोरी में। जय श्री राम दोस्तों। जिंक, छोटा नाम लेकिन बहुत बड़ी बात। पीरियोडिक टेबल में यह 30वां एलिमेंट है। बट व्हाई इज जिंक सो इंपॉर्टेंट?
लेट मी गिव यू अ क्विक रन डाउन। आपके बॉडी में जिंक है एक साइलेंट हीरो। ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, वुंड्स को हील करता है और आपके टेस्ट और स्मेल को पावर देता है। और सिर्फ यही नहीं, डेली लाइफ में जिंक है आपके सनस्क्रीन, बैटरीज, अलॉयज और यहां तक कि स्काई स्क्रेपर्स बनाने वाले स्टील में भी। लेकिन हियर्स अ क्वेश्चन फॉर यू, वेयर डू यू थिंक द वर्ल्ड फर्स्ट डिस्कवर्ड द आर्ट ऑफ एक्सट्रैक्टिंग जिंक? यूरोप, यूनाइटेड स्टेट्स या फिर चाइना? रॉन्ग, रॉन्ग और फिर से रॉन्ग। सही जवाब है भारत। जी हां दोस्तों, भारत। और ये कोई रीसेंट स्टोरी नहीं है, ये हजारों साल पुरानी बात है। दरअसल दुनिया जिंक एक्सट्रैक्शन के बारे में एंशिएंट इंडियन मेटलर्जी की वजह से ही जान पाई। लेकिन सिर्फ मेरी बातों पर भरोसा मत कीजिए। चलिए आपको ले चलते हैं हजारों साल पीछे, प्राचीन भारत में, जहां जिंक एक्सट्रैक्शन की कहानी शुरू हुई थी। प्राचीन भारत में ऐसा कहा जाता था कि जिंक एक ऐसा मिनरल है जो कॉपर को सोने में बदल सकता है। वेल, नॉट लिटरली, बट जब कॉपर और जिंक आपस में मिलते हैं तो एक नया अलॉय बनता है जिसे हम ब्रास या हिंदी में पीतल कहते हैं। और मजे की बात यह है कि पीतल का रंग इतना चमकदार होता है कि यह बिल्कुल सोने जैसा दिखता है। पहले ऐसा माना जाता था कि जिंक का प्रोडक्शन सबसे पहले चाइना में शुरू हुआ था। हिस्टोरिकल एविडेंस के अनुसार चाइना में जिंक का सबसे पहला जिक्र 16वीं शताब्दी में यूनहान के गुइजान रीजन में एक्सकवेशन के दौरान हुआ था। रीसेंट रिसर्च से चाइनीज स्कॉलर्स ने यह साबित किया है कि जिंक स्मेल्टिंग की शुरुआत जियाजिंग पीरियड में हुई थी, यानी 1552 से 1566 एडी के बीच, जब मिंग डायनेस्टी का शासन था। 17th सेंचुरी तक आते आते चाइना ने जिंक को टूतेनग या तोतामू के नाम से यूरोप को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। पर एक मिनट, तुत्थेनग शब्द तो दक्षिण भारतीय भाषाओं से आया है। जिंक को तेलुगु में तुत्तनागमू और तमिल में तुत्तनागम कहा जाता है। पर इससे क्या यह प्रूव होता है कि चीन से पहले जिंक का प्रोडक्शन भारत में हुआ था? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि चाइना से यह टेक्नोलॉजी भारत में आई हो। उसके लिए हमको इसकी क्रोनोलॉजी को समझना बेहद जरूरी है। क्या आप जानते हैं कि 515 ईसा पूर्व में पर्शियन किंग डेरियस I के कोर्ट में इंडियन ब्रास कप्स पाए गए थे? अब सोचने वाली बात है, ये कप वहां पहुंचे कैसे? भारत उस समय सिर्फ एक देश नहीं था बल्कि ज्ञान का महासागर था। यहां के लोग ब्रास बनाने में माहिर थे। जैसा कि मैंने पहले कहा कि ब्रास को हम आज पीतल कहते हैं, जो देखने में सोने जैसी पर सोने से ज्यादा लाइटर और स्ट्रॉन्गर थी। दुनिया में लूट और कॉन्कर के लिए मशहूर डेरियस I ने सुना कि भारत में अजीबोगरीब चीजें बनती हैं। जब उसने इंडस वैली पर आक्रमण किया तो उसके सैनिकों को ये ब्रास कप्स मिले। यहीं से शुरुआत हुई जिंक और ब्रास के ग्लोबल सफर की। पर्शिया में जिंक को तुतिया या तुथा कहा गया। यह नाम भारत से ही लिया गया था। बाद में ये शब्द और टेक्निक चाइना और बाकी दुनिया तक पहुंच गए। ऐसा कहा जाता है कि 1550 एडी में एक चाइनीज व्यापारी ने भारत के ईस्ट कोस्ट से जिंक को गलाने की आर्ट सीखी। उसने ये टेक्निक चाइना ले जाकर 1552 में बिल्कुल उसी तरीके से जिंक गलाना शुरू किया। जिंक अभी भी यूरोप के लिए एक अननोन रहस्य था। लेकिन फिर 1597 में ब्रिटेन में लिबावियस नामक मेटलर्जिस्ट को भारत से एक अजीब धातु मिली, प्योर जिंक का एक टुकड़ा। हैरान, उसने सोचा यह क्या हो सकता है? वेस्टर्न वर्ल्ड को इसकी बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी और इस इग्नोरेंस का प्रूफ हमें इस पोस्टलिथवेट्स यूनिवर्सल डिक्शनरी से पता चलता है। कैसे? वो ऐसे कि यह डिक्शनरी उस समय यूरोप का सबसे ऑथेंटिक टेक्नोलॉजिकल सोर्स हुआ करता था। पर 1751 एडी तक इस डिक्शनरी में जिंक का कोई मेंशनिंग ही नहीं था। इनफैक्ट लिबावियस ने इसे इंडियन लेड या मलाबार लेड का नाम दिया। लेकिन मजेदार बात यह थी कि उन्हें खुद नहीं पता था कि यह मेटल असल में क्या है। सोचने वाली बात है ना? पॉइंट टू बी नोटेड, योर ऑनर। और फिर 1616 एडी में पैरासेल्सस नाम के एक जर्मन स्विस फिजिशियन और एल्केमिस्ट ने इस मैलाबार उर्फ इंडियन लेड को जिंक नाम दिया। इसके और भी एविडेंसेस मिलते हैं हमें, जैसे 5th सेंचुरी बीसी में ग्रीस के एथेंस शहर के अगोरा में एक जिंक शीट मिली थी जिसपे तक्षशिला नाम इंस्क्राइब किया हुआ था। यह क्लियर था कि भारत की एक्सपर्टाइज wasn't just admired,
इसका व्यापार भी किया जाता था और इसे सिखाया भी जाता था। आज जिस यूरोप को लोग जिंक के इन्वेंशन का क्रेडिट देते हैं, क्या आपको पता है कि 18th सेंचुरी तक उन्हें जिंक का सही मतलब भी नहीं पता था? सोचिए, अगर पता होता तो क्या वे इसे मलाबार लेड या इंडियन लेड बुलाते? और सोचने की बात है, अगर उन्हें इतनी नॉलेज थी तो 1751 तक पोस्टल वेट की यूनिवर्सल डिक्शनरी ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स में इसका प्रोडक्शन टेक्निक क्यों मेंशन नहीं हुआ? प्योर इग्नोरेंस, इजंट इट? अब और सुनिए, 11th सेंचुरी के अल बरूनी और 13th सेंचुरी के वेनिस के फेमस ट्रैवलर और ट्रेडर मार्को पोलो ने जिंक के ऑक्साइड के बारे में लिखा था, लेकिन असली धातु यानी जिंक की जानकारी उन्हें भी नहीं थी। एक ऐसा सीक्रेट जो सदियों तक दुनिया से छुपा रहा। कैसे भारत की एक खोज ने दुनिया को बदल दिया? आइए जिंक की इस रोमांचक क्रोनोलॉजी को समझते हैं। फिफ्थ सेंचुरी बीसी, एथेंस ग्रीस में एक जिंक शीट मिली जिस पर तक्षशिला लिखा हुआ था। इससे साफ था कि प्राचीन भारत की एक्सपर्टाइज सिर्फ एडमायर नहीं की जा रही थी, बल्कि ट्रेड और टीच भी की जा रही थी। 11th सेंचुरी, मशहूर ईरानियन स्कॉलर अल बेरूनी ने जिंक ऑक्साइड के बारे में लिखा। 13वीं सेंचुरी, मार्को पोलो ने भी इसका जिक्र किया, लेकिन मजेदार बात यह है कि इन्हें असली जिंक मेटल के बारे में जानकारी नहीं थी। 1374 AD, मदनपाल निघंटु में जिंक को यशदम वंगशासरम कहा गया। यशदा का मतलब है वो जो यश या फेम देता है। इसे कॉपर को पीतल यानी ब्रास में बदलने के लिए यूज किया जाता था। अब एक थॉट प्रोवोकिंग सवाल है मेरे मन में। प्राचीन मेटलर्जिस्ट्स और केमिस्ट्स को एल्केमिस्ट्स कहा जाता था, और एल्केमिस्ट्स बेस मेटल्स को सोने में बदलने के लिए जाने जाते थे। कॉपर और जिंक बेस मेटल्स हैं और इनका कॉम्बिनेशन ब्रास है जो सोने जैसा दिखता है। तो क्या बस एक वाइल्ड गेस? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। 1550 AD, एक चाइनीज ट्रेडर भारत में आकर जिंक स्मेल्टिंग की कला यहाँ के ईस्ट कोस्ट से सीख कर जाता है, और 2 साल बाद ये बंदा चाइना में आकर इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके चाइना में जिंक का प्रोडक्शन शुरू कर दिया, और 17th सेंचुरी तक आते आते इसका कॉमर्शियल एक्सपोर्ट शुरू कर दिया। 1597, एक जर्मन वैज्ञानिक लिबावियस को इंडियन जिंक का सैंपल मिला। उन्होंने इसे इंडियन या मलाबार लेड कहा। 1616 में जर्मन स्विस एल्केमिस्ट पारासेल्सस ने इसे जिंक नाम दिया। यह नाम यशदा से लिया गया। 1730 के पहले एक इंग्लिशमैन ने जावर की टेक्नोलॉजी को सीखा और उसे वेस्ट में इंट्रोड्यूस किया, लेकिन उसकी आइडेंटिटी अब तक अननोन है। और फिर आया ब्रिटेन का अन्नू मलिक उर्फ विलियम चैंपियन, जिसने जिंक एक्सट्रैक्शन के इस भारतीय टेक्नोलॉजी को कॉपी करके अपना नाम दिया। 1730 में इस महान चोर ने वार्मली इंग्लैंड में एक्सपेरिमेंट्स शुरू किए। 1738 में उन्होंने डिस्टिलेशन प्रोसेस के पैटेंट के लिए अप्लाई किया। 1738 और 1743 के बीच उनका पेटेंट रिजेक्ट हो जाता है, साहित्यिक चोरी यानी प्लेजरिज्म के कारण। 1743 में और डिजाइन में कुछ जुगाड़ करके चैंपियन पेटेंट को हासिल कर लेता है, और उसके लगभग 2 या 3 साल बाद वो ब्रिटेन के ब्रिस्टल के नजदीक वार्मली वर्क्स नाम का अपना खुद का जिंक एक्सट्रैक्शन फैक्ट्री शुरू कर लेता है। 1846 में जॉन बेकमन्स हिस्ट्री ऑफ इन्वेंशंस में कोट किया गया कि एक इंग्लिशमैन ने 17वीं सदी में इंडिया से जिंक बनाने की तकनीक सीखी थी। फिर उसे इंग्लैंड में डिस्टिलेशन पर डिसेंसम प्रोसेस के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया। शायद यह चैंपियन ही था या कोई और, किसी को पता नहीं, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? चोरी तो चोरी ही है ना? 1751 में इंग्लैंड में पोस्टल वेट्स डिक्शनरी एडमिट करता है कि जिंक टेक्नोलॉजी को लेकर उनकी समझ लिमिटेड है, लेकिन इन सब के बीच भारतवर्ष उस वक्त भी हाई जिंक ब्रास स्टैच्यूज बना रहा था। अब जरा सोचिए, जब पूरी दुनिया जिंक के एग्जिस्टेंस से भी अनजान थी,
तब भारत के राजस्थान में एक ऐसी जगह थी जहां जिंक स्मेल्टिंग बड़े पैमाने पर हो रही थी, वो भी 500 से 1300 बीसी के बीच। और इसका सबसे पुराना सबूत लगभग 750 से 1150 बीसी के आसपास का। सोचिए, जिस जयपुर को आज हम पिंक सिटी कहते हैं, उसी राजस्थान में कभी एक झिंक सिटी हुआ करता था। उदयपुर से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर झावरमाला। यह था एंशिएंट हब ऑफ इंडियन जिंक इंडस्ट्री। अनबिलीवेबल, राइट? लेकिन यही था हमारे भारत का गौरवशाली अतीत। जावर में जिंक को बनाने की प्रोसेस काफी मिस्टीरियस और एडवांस थी। इसे सेमेंटेशन प्रोसेस कहा जाता था। 1382 से 97 के दौरान राणा लाखा ने यहां इंडस्ट्रियल लेवल पर जिंक प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया। जावर कभी मेटलर्जी और तीर्थ यात्रा का इंपॉर्टेंट सेंटर हुआ करता था। सिर्फ जिंक ही नहीं, बल्कि कई अन्य चीजों के लिए भी जावर एक इंपॉर्टेंट केंद्र हुआ करता था। जावर, जिसे पहले जवार कहा जाता था, जो उर्दू शब्द जवाहरत से आया है, जिसका अर्थ है जूल्स। 13वीं शताब्दी में जावर सिल्वर के एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा केंद्र था। यहां के मंदिरों के खंडहर और गांव के अवशेष इस जगह की समृद्धि और सांस्कृतिक धरोहर के लिविंग एविडेंसेस हैं। जिंक माइंस, सिल्वर माइंस, हिंदू टेम्पल्स, जैन टेम्पल्स, एक कल्चरली रिच साम्राज्य था यहां। यही नहीं, माना जाता है कि पौराणिक दानव राजा हिरण्यकश्यप, जिसे भगवान विष्णु ने अपने नरसिंह अवतार में वध किया था, कभी इन पहाड़ियों पर राज करते थे। आज भी यहां उनके नाम पर एक फोर्ट के खंडहर मौजूद हैं। एंड सरप्राइजिंगली यहां के लोकल्स हिरण्यकश्यप की प्रशंसा में गाते हैं। इन पहाड़ियों से नीचे उतरते उतरते आपको जैन मंदिरों का एक क्लस्टर मिलेगा, जो अपनी प्राचीनता से मंत्रमुग्ध कर देता है। और आगे बढ़ते हुए रास्ता जावर माता मंदिर तक ले जाता है, जो टिडी नदी के किनारे स्थित है। द मोस्ट रिवियर्ड टेम्पल इन दिस एरिया। मान्यता है कि झावर माता देवी दुर्गा यानी महिषासुर मर्दिनी का ही रूप है। कहते हैं इस मंदिर का पुनर्निर्माण 16वीं शताब्दी में हुआ था। हिरण्यकश्यप की इस भूमि पर कुल मिलाकर 200 के करीब जैन और हिंदू मंदिर हुआ करती थी, जो स्पष्ट रूप से यहाँ के स्पिरिचुअल हेरिटेज का प्रतीक है। झावर माता मंदिर हो या रमणाट मंदिर, यहाँ के लोग अपनी हेरिटेज यानी धरोहर से गहरा लगाव रखते हैं। हर माइनिंग का काम प्रार्थना से शुरू होता है, एक परंपरा जो 2-3 हजार सालों से चली आ रही है। यहाँ की कहानी वो प्राचीन टेक्निक्स की है जो दुनिया से गुम हो गई थी। कल्पना कीजिए, 18वीं सदी में जब विलियम चैंपियन ने इन तकनीकों को रीडिस्कवर किया, तब तक ये यहाँ 2500 साल पहले से प्रचलित थीं। 1988 में अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मेटल्स ASM ने झावर को अंतरराष्ट्रीय ऐतिहासिक धरोहर यानी इंटरनेशनल हिस्टोरिकल हेरिटेज का दर्जा दिया। उनका कहना था, दिस साइट प्रिजर्व्ड जिंक रिटॉर्ट डिस्टिलेशन फर्नेसेस, अ प्रीकर्सर टू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और हाल ही में 2016 में इसे भारत का नेशनल जियो हेरिटेज साइट घोषित किया गया। जावर में डेवलप की गई रिटॉर्ट डिस्टिलेशन तकनीक ने पूरे दुनिया को चौंका दिया। वही टेक्निक जिसे हमारे बेशरम विलियम चैंपियन ने कॉपी करके पेटेंट हासिल किया और उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में तहलका मचा दिया। जिंक का माइनिंग और प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, ऐसा काम जो पूरी दुनिया के लिए चुनौती था, झावर के भिल कम्युनिटी ने आविष्कार किया था। एक ऐसा यूनिक प्रोसेस जिसमें स्पेशल मिट्टी के रिटॉर्ट्स का इस्तेमाल किया जाता था, जो उल्टे मटके या इन्वर्टेड क्ले पॉट्स जैसे बर्तन थे। इन मटकों को हल्दी जैसे मसालों से कोट किया जाता था। ये डिजाइन इतनी अद्भुत थी कि जिंक ओर को, जिसे कैलामाइन कहते हैं, उसको 950 डिग्री सेल्सियस से 1100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके वेपर में बदल दिया जाता था और फिर उन जिंक वेपर्स को ठंडा करके कलेक्ट किया जाता था प्योर मेटालिक जिंक के फॉर्म में। और यही नहीं, ये एक सस्टेनेबल माइनिंग प्रोसेस थी जिसमें यूज किए गए रिटॉर्ट्स से दीवारें बनाई जाती थीं, जो आज भी झावर में देखे जा सकते हैं। इस प्रोसेस का रेफरेंस हमें एक प्राचीन संस्कृत टेक्स्ट रसरत्न समुच्चयम में भी मिलता है,
जो एल्केमी का एक डिटेल्ड और फैसिनेटिंग डिस्क्रिप्शन प्रस्तुत करता है। ये टेक्स्ट न सिर्फ प्राचीन भारत के विज्ञान की गहराइयों को दिखाता है, बल्कि रसायन शास्त्र की इमेजिनेशन और रियलिटी के बीच का एक अद्भुत ब्लेंड भी शोकेस करता है। और दूसरा टेक्स्ट है रसरत्नाकरा, जिसे केमिस्ट्री की सबसे पुरानी बुक्स में से माना जाता है। इसमें मेटल्स के एक्सट्रैक्शन, डिजीजेस के इलाज और हर्ब्स के एनालिसिस का जिक्र है। इसे 7वीं-8वीं शताब्दी में महान एल्केमिस्ट नागार्जुन ने लिखा था, जिन्हें इंडियन मेडिसिन में केमिस्ट्री का पायनियर और फादर ऑफ मर्क्यूरी माना जाता है। अब 7वीं या 8वीं सदी में लिखा गया मतलब ये नहीं कि तब की डिस्कवरी है। इसके पहले भी ये नॉलेज यहाँ था, पर तब ये ओरली ट्रांसफर होता था। ये टेक्स्ट सिर्फ एल्केमिकल नॉलेज के खजाने नहीं हैं, बल्कि हमारे एंसेस्टर्स की मेटलर्जी में एक्सपर्टीज के जिंदा सबूत भी हैं। रसरत्न समुच्चयम के 10वें अध्याय के 22वें और 23वें श्लोक में लिखा है, वृंतका आकार मूषायाम नालम द्वादशकांगुलम धतुरा पुष्पवथ च ऊर्ध्वम सुद्रुदम शिलाष्ट पुष्पवथ अष्टांगुलम च सच्चिद्रम सास्याथ वृंथकामुशिको अनाया खरपराधी नाम मृदुना सत्वा माहरेथ। यहाँ जिंक एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को काफी प्रिसाइज इंस्ट्रक्शंस के साथ डिस्क्राइब की गई है। देखते हैं कैसे। वृंतका आकार मूषायाम का मतलब है ब्रिंजल शेप्ड, बैंगन जैसा। इसमें क्रूसिबल या रिटॉर्ट को डिस्क्राइब किया गया है एज ब्रिंजल शेप्ड, है ना, सचमुच बैंगन जैसा। तो बेसिकली ये कहता है कि एक ऐसा ब्रिंजल शेप्ड क्ले रिटॉर्ट बनाओ जिसमें एक 12 अंगुल लंबी ट्यूब ऊपर इस तरह फिट हो जाए जैसे एक उल्टा धतूरे का फूल लगता है। अब आपको अंगुल पता ना हो तो हमारा अननोन ट्रूथ ऑफ एंशिएंट इंडियन मेजरमेंट्स वाला वीडियो देख लीजिए। अमेजिंग इंडियन मेजरमेंट सिस्टम्स की जानकारी है उस वीडियो में। सो प्लीज डू वॉच दैट वीडियो एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये रिटॉर्ट एक्चुअल में कुछ इस तरह दिखता है। 12 अंगुल अराउंड 20 से 25 सेंटीमीटर होता है। ओके, फिर उस ट्यूब में 8 अंगुल यानी कि अराउंड 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर एक होल बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी होल से फाइनल कंडेंस्ड जिंक मेटल बाहर आता है। पर एक मिनट, अभी थोड़ी देर पहले हमने इन रिटॉर्ट्स को इन्वर्टेड पोजीशंस में देखा था, है ना? लेकिन अगर ये वाकई डिस्टिलेशन प्रोसेस है तो जैसा हमने स्कूल में पढ़ा था वो कुछ ऐसा दिखना चाहिए था, है ना? जहां वेपर्स ऊपर उठते हैं और फिर कंडेंस होकर लिक्विड फॉर्म में नीचे लौटते हैं। फिर ये कैसा डिस्टिलेशन भाई? याद है थोड़ी देर पहले मैंने एक वर्ड यूज किया था, डिस्टिलेशन पर डिसेंसम। डिस्टिलेशन के 2 तरीके होते हैं, पर असेंसम और पर डिसेंसम। पर असेंसम में वेपर्स नीचे से ऊपर उठते हैं, फिर ये वेपर्स कूल होकर लिक्विड बन जाते हैं। पर डिसेंसम में उल्टा होता है। इस मेथड का डिजाइन ऐसा होता है कि वेपर्स नीचे की तरफ जाते हैं, ऊपर की तरफ नहीं। इसमें रिटॉर्ट को ही इन्वर्ट किया जाता है, जिससे वेपर्स ऊपर जा ही नहीं सकता। जिंक के लिए यह मेथड क्यों किया गया होगा? सोचिए, जिंक जैसे सॉलिड्स को डिस्टिल करने के लिए यह मेथड एकदम परफेक्ट है, क्योंकि जिंक 960 डिग्री सेल्सियस पर ही वेपर्स में बदल जाता है। और अगर जिंक वेपर्स को तुरंत कूल नहीं किया गया तो यह फिर से हवा के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाता है। हमारे पूर्वज इतने ब्रिलियंट, और हम आज भी अकबर द ग्रेट पढ़ रहे हैं। झावर की फर्नेस की डिजाइन एक कमाल का सेटअप था। फर्नेस यानी भट्टी को 2 सेक्शंस में डिवाइड किया गया था। ऊपर के सेक्शन को फर्नेस चैम्बर कहा जाता है, जहां आग लगाई जाती है, और नीचे वाले हिस्से को कंडेंसेशन चैम्बर कहा जाता है। यह उसका क्रॉस सेक्शन डायग्राम है। और ये एक्सकेवेशन के दौरान ली गई रियल इमेजेस है, जहां आपको क्लियरली दोनों सेक्शंस दिखाई देंगे। इन दोनों सेक्शंस को एक परफोरेटेड प्लेट द्वारा डिवाइड किया गया था। ऐसे परफोरेटेड प्लेट मतलब एक ऐसा प्लेट जिसमें होल्स हो। ये प्लेट्स टेराकोटा मिट्टी से बनी हुई होती थी। इस प्लेट में आपको छोटे और बड़े होल्स दिखेंगे। बड़ा होल मिट्टी के रिटॉर्ट्स रखने के लिए होता है, और छोटे होल्स जो है वो हवा को अंदर आने देता है ताकि आग स्ट्रांगली जलती रहे। फर्नेस को अगर ऊपर से नीचे काटा जाए तो ऐसा दिखता है। इसे वर्टिकल सेक्शन कहते हैं। लगभग 60 सेंटीमीटर वाली ये फर्नेस की विड्थ ऊपर की तरफ कम होती है। इमेजिन अ पिरामिड जिसका टॉप पार्ट चॉप्ड ऑफ हो। अब सवाल उठता है, मिट्टी के इन रिटॉर्ट्स के अंदर क्या होता था? हर रिटॉर्ट में 4 चीजें डाली जाती थीं। पहले तो ऑब्वियसली जिंक ओर, जिसे कैलामाइन कहते हैं, थोड़ा सा नमक यानी सॉल्ट, बोरैक्स और एक कार्बोनेशियस सब्सटेंस जैसे चारकोल।
ये सब मिक्स करके रिटॉर्ट के अंदर टाइटली कसकर पैक कर दिया जाता था। इसे चार्ज कहा जाता है। नमक और बोरैक्स प्रोबेबली लोअर टेम्परेचर पर जिंक और को पिघलाने में मदद करते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये रिटॉर्ट्स को जब फर्नेस में रखते थे तो इन्वर्टेड पोजीशन में रखते थे, ऐसे। तो पॉसिबिलिटी थी ना कि ये सारा मसाला है जिसे हम चार्ज कहते हैं, सब नीचे गिर जाए। 100% संभव है ना। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे ब्रिलियंट एंसेस्टर्स ने एक सॉल्यूशन निकाला। एक वुडन स्टिक यानी लकड़ी की छड़ी इसके बीचों बीच इंसर्ट कर दिया, तो पूरा मसाला टाइट रहता है, प्लस नीचे भी नहीं गिरता, है ना फैंटेबुलस। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट सुनिए, जब टेम्परेचर बढ़ता था ये स्टिक धीरे धीरे जल जाती थी। स्टिक के जलने से एक गैप बन जाता था रिटॉर्ट के उस एरिया में, और ये गैप एक पैसेज क्रिएट करता था जहां से जिंक वेपर्स इजीली एस्केप करते थे। ये वेपर्स फर्नेस के निचले पार्ट में कंडेंसेशन चेंबर में ठंडा हो जाता था। ठंडा होने पर गैस प्योर सॉलिड जिंक बन जाती। कूल राइट। ये अमेजिंग फर्नेस का डिजाइन भारत के झावरमाला में पाया गया था, एंड दिस शोज कि हमारे पूर्वज सिंपल उपकरणों से अमेजिंग थिंग्स करने में कितने क्लेवर थे। Isn't it awesome कि मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के बिना उन्होंने यह सब कैसे पता लगा लिया। ऐसी फर्नेसेस में एक समय में 252 रिटॉर्ट्स तक का इस्तेमाल होता था। सोचिए, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी उस दौर में। यह अपने समय का एक तरह का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ही था, और यही ग्रेटनेस थी जिसने मेवाड़ के किंगडम को, जहां जावरमाला लोकेटेड है, बार बार आक्रमणों का शिकार बनाया। कभी अलाउद्दीन खिलजी द ग्रेट ने इसे निशाना बनाया, तो कभी मुगलों की सेनाओं ने। लेकिन इन तमाम हमलों के बीच मेवाड़ के रक्षक बनकर एक ऐसा नाम उभरा जिसके वीरता के किस्से हर युग में गूंजते हैं, महाराणा प्रताप। जब भी हम महाराणा प्रताप का नाम सुनते हैं, हमारे दिमाग में हल्दी घाटी का युद्ध, उनके प्रिय घोड़े चेतक और उनकी वीरता की छवि आती है। बट डिड यू नो, महाराणा प्रताप सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि मेवाड़ के विजनरी कस्टोडियन भी थे। 16वीं शताब्दी में मेवाड़ की जमीन पर हर कदम एक संघर्ष था। मुगलों का मकसद सिर्फ टेरिटोरीज जीतना नहीं था, बल्कि यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज और ट्रेड रूट्स पर कब्जा करना भी था। लेकिन महाराणा प्रताप ने न सिर्फ चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ जैसे फोर्ट्स बचाए, बल्कि मेवाड़ के इकोलॉजिकल बैलेंस और रिसोर्सेज को भी प्रोटेक्ट किया। इमेजिन, उस वक्त उन्होंने जिंक और सिल्वर माइंस को बचाने के लिए भील और मीना ट्राइब्स के साथ मिलकर स्ट्रेटजीज बनाई। माना जाता है कि उसी समय पर, यानी 1572 से 1578 के बीच मुगलों से लड़ते हुए महाराणा प्रताप ने जावर की एंशिएंट माइन में कुछ समय बिताया। उसी माइन को आज प्रताप खान के नाम से जाना जाता है। एंड यू नो, उन्होंने संस्कृत स्कॉलर चक्रपाणी मिश्र से विश्व वल्लभ ग्रंथ लिखवाया, एक ऐसा मैनुअल जो रेन, फॉरेस्ट और एयर कंजर्वेशन पर फोकस्ड था। साउंड्स लाइक अ मॉडर्न सस्टेनेबिलिटी गाइड, राइट? आज जब हम उदयपुर को सिटी ऑफ लेक्स कहते हैं, वो महाराणा प्रताप के वाटर मैनेजमेंट सिस्टम्स का रिजल्ट है। उनकी विजन ने जनरेशंस तक मेवाड़ को सस्टेनेबल बनाया। तो अगली बार जब महाराणा प्रताप का नाम सुने, सिर्फ उनकी तलवार की बात ना करें। रिमेंबर, वह एक ऐसे राजा थे जिनकी सोच आज भी हमें इंस्पायर करती है। जावर की मिट्टी, यहाँ के पत्थर और यहाँ की कहानियों में एक अलग ही शान है। लेकिन महाराणा प्रताप के बाद फिर एक ऐसा पल आया जब यह सब कुछ गिरता चला गया, जब जावर को और मेवाड़ को दिल्ली में बैठे मुगलों से बचाना मुश्किल हो रहा था। कैसे हुआ यह डाउनफॉल? झावर और मेवाड़ के विचार में एक चीज हमेशा जुड़ी हुई है, महाराणा प्रताप। उन्होंने अपनी जान लगा दी मेवाड़ और यहां की धरती को मुगलों के कब्जे से बचाने के लिए। लेकिन उनके बाद मुगलों से झावर और मेवाड़ को बचाना मुश्किल होता चला गया। फिर शुरू होती है एक कहानी डाउनफॉल की। इस विशाल हेरिटेज के फॉल के पीछे कई रीजंस हैं। एक तरफ ब्रिटिश अपनी ताकत बढ़ा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ मराठाओं का साम्राज्य धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ खो रहा था। लेकिन राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ राजस्थान को बचाने के लिए मराठाओं की मदद ली। पर इस प्रोटेक्शन का एक प्राइस था। मराठाओं की मदद के बदले एक फी दी जाती थी, और वो फी देते देते राजस्थान के रॉयल ट्रेजरीज खाली होती गई।
अब यहां एक और ट्विस्ट आया, ग्लोबल ट्रेड का। चाइना के जिंक एक्सपोर्ट्स ने झावर माइंस की मोनोपोली तोड़ दी। एक टाइम था जब झावर का जिंक दुनिया भर में छा गया था, पर अब कंपटीशन बढ़ने लगा। फिर शुरू हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो दुनिया के हर कोने में नए इन्वेंशंस ले आया। झावर की माइंस, जो अपनी एंशिएंट टेक्नोलॉजी के लिए मानी जाती थीं, नए सिस्टम्स के सामने पीछे रह गईं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, वैसे वैसे झावर की इंपॉर्टेंस गिरती गई। जैसे ये सब कुछ काफी नहीं था, तभी सीवियर फैमिन्स ने अपना रूप दिखाया। एक के बाद एक बुरी सिचुएशंस आती गईं और 18वीं शताब्दी तक झावर का ग्रेटनेस सिर्फ एक मेमोरी बन गया। आज झावर का एक मेजॉरिटी हिस्सा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के सेफ हाथों में है। माइनिंग अब एक नए जमाने के टूल्स और टेक्निक्स के साथ होती है। लेकिन झावर की कहानी सिर्फ एक डाउनफॉल की नहीं है। यह एक मिसाल है कि कैसे एंशिएंट भारत की टेक्नोलॉजिकल ब्रिलियंस ने दुनिया को शेप किया। झावर की माइंस आज भी हमारे इतिहास के एक गोल्डन चैप्टर की याद दिलाती है। एक चैप्टर जो हमें बताता है कि कैसे भारत के पूर्वजों ने और उनकी मिट्टी ने अपने अस्तित्व के लिए हर कदम पर स्ट्रगल किया। आने वाली जनरेशन्स को झावर की कहानी हमेशा इंस्पायर करती रहेगी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसे लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर हिस्ट्री को इसी फैसिनेटिंग तरीके से समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।